नमस्कार दोस्तों। देखिए, व्याख्याता भर्ती जो है आरपीसी के माध्यम से, उसमें अब की बार सिलेबस में मनोविश्लेषणवाद की अवधारणा ये एक टॉपिक जोड़ा था कि साहित्य में मनोविश्लेषणवाद क्यों आया, ये क्या होता है, कौन इसके प्रवर्तक थे। सभी की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक एक बात आराम से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में मनोविश्लेषण का उल्लेख किया गया। ये एक मनोविज्ञान की शाखा है। मन का विज्ञान जानते हो सभी। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत अवचेतन मन के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत और चिकित्सकीय तकनीकी शामिल है। यानी अवचेतन मन का मतलब होता है, एक तो होता है चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। तो ये अवचेतन मन होता है ना, अचेतन, उसमें क्या है कि दमित इच्छाएं पड़ी रहती हैं अपने, यानी अपन याद करते जाते हैं जीवन भर जो कुछ भी है वो सब कुछ इसमें डाटा फीड होता रहता है दिमाग में। और जैसे ही कोई चीज़ अपने सामने आती है तो वो खटाक से याद आ जाती है, वो चेतन मन में आ जाती है। वो सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। ठीक है। जिनके द्वारा मनुष्य के मन संबंधी जो रोग होते हैं उनका उपचार किया जाता है। कई बार पागल हो जाता है ना आदमी, कुछ भी कुछ बोलता रहता है यूं ही, तो वो यूं ही नहीं बोलता, उसके अचेतन मन से वो बाहर आती रहती हैं, वो अवचेतन मन से वो बातें। एक स्वतंत्र ज्ञानानुशासन के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात एक न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना। साइकोलॉजी पढ़ने पड़ी है, इसलिए अपन को ये टॉपिक आराम से समझ में आएगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट थे ये सिगमंड फ्राइड। 1856 से 1939 तक इनका जीवन काल है। मनोविश्लेषण शास्त्र विज्ञान के जानकार थे, यानी अच्छे वैज्ञानिक थे, अच्छे डॉक्टर थे या नहीं। अब भी ये इस प्रकार से एक विवाद का विषय चल रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने मानव अध्ययन को बहुत दूर तक, यानी मनुष्य के मन के जो अध्ययन किया उसको बहुत दूर तक प्रभावित किया था। यहाँ तक कि साहित्य में लेखन और उनके अध्ययन को भी इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। यानी आपने जैसे जैनेन्द्र है, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, उनके आप उपन्यास पढ़ना, आपको ये बात पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि मनोविश्लेषणवाद किस प्रकार से उनको उस दुनिया में जाना पड़ा, धकेला गया दूसरों को। निश्चित ही फ्रॉइड का इनमें सर्वाधिक अच्छा, सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है, लेकिन उनके शिष्य थे कि अल्फ्रेड एड्रल और कार्ल प्रस्ताव यूंग। उन्होंने मनोविश्लेषण शास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। यानी फ्रॉइड ने शुरू किया और इन दो शिष्यों ने आगे बढ़ाया। तो इनके शिष्यों के नाम पूछे जा सकते हैं। एड्रल और यूंग कुछ मामले में फ्रॉइड से असहमत थे, तो कुछ अन्य मामलों में उन्होंने फ्रॉइड की अवधारणा को आगे विकसित भी किया। यानी कुछ बातें सही थी और कुछ को उन्होंने अपने तरीके से आगे विकास किया। मनोविश्लेषणवाद की बुनियादी धारणाओं को समझने के लिए हमें फ्रॉइड का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। अब फ्रॉइड क्या कहते हैं, देखिए, ये विशेषताएं याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मनोविश्लेषणवाद की आधारभूत विशेषताएं। फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य का विकास विरासत में मिली विशेषताओं के द्वारा नहीं, बल्कि बचपन से भूली बिसरी घटनाओं से ज़्यादा निर्धारित होता है। यानी विरासत में मिली हुई जो चीज़ें होती हैं ना, उन विशेषताओं से विकास नहीं होता मनुष्य का, जबकि बचपन में जो भूली बिसरी घटनाएं होती हैं ना, उनसे ज़्यादा निर्धारित मानते हैं ये। मनुष्य का व्यवहार, अनुभूति और विचार अवचेतन में मौजूद मूल प्रवृत्तियों के संचालन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। यानी मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, वो किस प्रकार का अगला व्यवहार करता है अपने साथ में, तो वो सारी चीज़ें अवचेतन में मौजूद मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ना, जो बातें याद नहीं रहती हैं, दिमाग में चली जाती हैं अवचेतन मन में, उनके संचालन के द्वारा ही निर्धारित होती हैं वो। तीसरी जो मुख्य विशेषता बतलाते हैं वो ये है कि जब इन संचालनों का अभिज्ञान, यानी अवेयरनेस, लाया जाता है, तो वे रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को, खासतौर पर दमनात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रतिरोध करती है। यानी वो रक्षा के बजाय क्या होता है कि दमन करना चाहते हैं उनको, दमनात्मक प्रवृत्तियों को ज़्यादा प्रतिरोध उसका करती रहती है। मतलब किसी चीज़ की अपनी इच्छा होती है, वो इच्छा अपने मन में दबी रह जाती है, तो उसका अपन क्या कर देते हैं, दमन। जबकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आक्रोशित हो जाते हैं, यानी उनको गुस्सा आ जाता है, वो उन इच्छाओं को दबा करके नहीं रख सकते, वो उनको बाहर लाते हैं। वो बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। चेतन और अचेतन के बीच का जो द्वंद्व का परिणाम है, कई तरह से मानसिक गड़बड़ियों से निकलता है। जैसे विक्षिप्तता, न्यूरोसिस या फिर न्यूरोटिक लक्षण, या फिर उद्विग्नता, डिप्रेशन आदि भी कहते हैं। यानी डिप्रेशन में आ गया ये, क्योंकि वो इच्छाएं दबी दबी रहती हैं उसके, वो कुछ बाहर तो निकालता नहीं है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, दबाव हो जाता है चारों तरफ से उस इंसान की। कुछ ऐसी क्रियाकलाप अपने दैनिक जीवन में होते हैं जो अपन हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उन बातों को, और अगर शेयर नहीं कर पाता आदमी तो वो फिर मतलब डिप्रेशन में आ जाएगा।
सपनों में और आदतों में जुबान का फिसलना, जिसे अनजाने में किए गए कार्यों को में अवचेतन के तत्व देखे जा सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, आदमी रात को बोलता है, दूसरी बात अचानक बोलना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता मुँह से, वो वाली बात। तो अनजाने में किए गए ये सारे कार्य होते हैं, यानी वो चाह करके तो ऐसा करता ही नहीं है, अनजाने में हो जाते हैं, वो अवचेतन मन के तत्व इसमें देखे जा सकते हैं। चिकित्सीय हस्तक्षेप के द्वारा इन तत्वों को चेतन मानस में ला करके अवचेतन के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। यानी चिकित्सक के द्वारा या डॉक्टर की सलाह है लेकर के इन चीज़ों से अपने मुक्ति पा सकते हैं। तो इन 6 विशेषताओं को खास तौर से ध्यान रखिएगा। फ्रॉइड का ये मानना है कि मनुष्य जब अपनी इच्छाओं, यौन काम इच्छाओं, मुख्य रूप से तो यही है, जो कहते हैं ना मूल जो जड़ होती है वो यही है, यौन कामनाओं और उनकी ज़रूरतों को किसी न किसी वजह से पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अपने अवचेतन मन में दबा देता है। यानी यौन इच्छाएं जो होती हैं इंसान की उठती हैं, तो हर किसी के सामने तो वो शेयर कर नहीं सकता इस बात को, वो अपने मन में दबा लेता उन चेता को, उन इच्छाओं को दबा लेता है और अवचेतन मन में वो दबी पड़ी रहती है। परंतु जब कभी मौका मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है उन चीज़ों से, और उससे उन्हें तरह तरह की कुंठाएँ होती है, मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, अपराध प्रवृत्ति का बोध उत्पन्न होने लग जाता है। यानी अपराध प्रवृत्ति का हो जाता, आक्रोशित हो जाता है जब किसी इंसान की यदि कामनाएं, यौन संतुष्टि उसको नहीं मिलती है, तो वो वाकई आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। आप देखना कभी भी आपके घर परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे अपने समाज में ऐसे, कि वो मतलब बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। और कुछ एक स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जेंट्स ही हो, महिला भी हो सकती है जिसकी यौन संतुष्टि ना हो, तो वो गुस्सेल प्रवृत्ति इसी वजह से होता है, उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती हैं, कुंठाएँ पैदा हो जाती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, फिर अपराध प्रवृत्ति का वो रूप धारण कर लेती हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी था। मूल मनोविश्लेषणवाद इसी पे जोर दे रहा है कि इंसान की यौन कामनाएं हैं वो संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी मनुष्य की ये नहीं होती हैं तो वो वाकई आक्रामक प्रवृत्ति धारण कर लेता है। फ्रॉइड के मन में 3 भागों में विभाजित किया है, इदम यानी काम तत्व, ईगो, अहम और सुपर ईगो यानी परम अहम। बचपन से मनुष्य में केवल इदम विकसित रहता है, यानी बचपन से ही वो काम भावना तो विकसित रहती है और उसको दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सामाजिक और नैतिक दबावों के कारण उन चीज़ों को क्या करता है, ईगो और सुपर ईगो का विकास होता जाता है। ईगो और सुपर ईगो है वो बढ़ती जाती है, मतलब अहम की भावना और परम अहम की भावना है वो बढ़ती जाती हैं, जबकि इदम की भावना है वो दब के रह जाती है। फ्रॉइड ने स्वप्न को भी समझने का प्रयास किया कि स्वप्न क्यों आते हैं इंसान को। दरअसल फ्रॉइड ने मानसिक रोग है, स्वप्न है, द्विवा स्वप्न है, कला, साहित्य आदि को मनुष्य की अतृप्त और दमित काम वासनाएं जो उनके अवचेतन मन में दबी रहती हैं उनसे उत्पन्न माना। यानी इंसान को रोग क्यों होता है, मानसिक रोग, स्वप्न क्यों होता है, द्विवा स्वप्न क्यों होता है, कला, साहित्य, ये सारी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों को फ्रॉइड है उन्होंने काम वासनाओं और अवचेतन में दबी हुई रहती हैं, इस कारण से ये चीज़ें सारी उत्पन्न होती हैं। तो उनके अनुसार स्वप्न एक ऐसी इच्छा पूर्ति भर है जिसका चेतन मन के द्वारा दमन किया जाता है। यानी स्वप्न तभी आता है जब चेतन मन में उस इच्छा को दबा दिया जाता है, वो पूरी नहीं हो पाती तो वो रात्रि में स्वप्न के रूप में अपन को दिखाई देती है। जो कि दमित एवं कुंठित इच्छाएं अवचेतन मन में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। दमित और कुंठित जो इच्छाएं होती हैं वो अवचेतन मन में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। मनुष्य की सुषुप्त अवस्था, यानी जब वो सोया रहता है तो वे चुपचाप एक एक करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वप्न सोते हुए तो आते हैं सभी को, और कभी कभी तो ये है बिल्कुल नग्न रूप से निकल जाती हैं, और कभी अर्धनग्न रूप से भी बहुधा ये वेश बदल करके निकलती रहती हैं। स्वप्न का प्रतीकात्मक होना इनका प्रमाण है, यानी स्वप्न का प्रतीकात्मक होना इनका प्रमाण बताया गया है। उसी प्रकार साहित्य और कला के संदर्भ में फ्रॉइड ने दमित और कुंठित काम प्रवृत्तियों का मौजूदगी स्वीकार की है। यानी इसी प्रकार साहित्य और कला के संदर्भ में भी फ्रॉइड ने है दमित और कुंठित जो काम प्रवृत्तियां हैं उन्हीं की मौजूदगी को क्या किया है, स्वीकार किया है। तो उनके अनुसार यानी फ्रॉइड के अनुसार ये जो प्रवृत्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की बाह्य जो वर्जनाओं के कारण कलाकार के अचेतन मन में दबी पड़ी रहती है। यानी बाह्य वर्जन होता है, बाह्य दबाव होता है, सामाजिक कारण होते हैं, नैतिक कारण होते हैं, इस वजह से वो सारी जो इच्छाएं हैं वो वहाँ पर अचेतन मन में दबी पड़ी रहती हैं, और अवसर आने पर उनकी कला के माध्यम से अपने निकास का मार्ग वो खोजती रहती हैं। यानी बाहर निकलने का मार्ग किसी न किसी कारण से वो खोजती रहती हैं, तो रात्रि में स्वप्न के माध्यम से वो दिखाई देती हैं। व्यक्ति के जीवन की अधिकांश कार्य प्रेरणाओं का उद्गम यही अवचेतन या अचेतन मन होता है। यानी व्यक्ति का जो जीवन होता है उसका अधिकांश कार्य प्रेरणाएं होती हैं, काम करने की प्रेरणाएं, उनका उद्गम होता है ना वही चेतन और अचेतन का माने
होता है, वहाँ से ही उन कार्य प्रणालियों जो होती है, कार्य प्रेरणाएं जो होती हैं वो वहाँ से निकलती हैं। समस्त कला अवचेतन तथा अचेतन में दबी नहीं, कुंठित काम प्रवृत्तियों का विस्फोट भी होती है। यानी समस्त जो कला होती है वो चेतन और अचेतन में दबी नहीं बल्कि कुंठित होती है ना, वो काम प्रवृत्तियाँ, उनका एक तरह से विस्फोट हो जाता है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि दमित और कुंठित काम जो इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं, उनकी स्थिति सभी मनुष्य में होती है, लेकिन कलाकार के पास में कला का एक माध्यम भी होता है, उसके माध्यम से वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अतः वह अपनी इन दमित प्रवृत्तियों को अपनी कला के माध्यम से उदात्त रूप से व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। होता है ना, कलाकार होता है वो अपनी मन की बात, यानी अपना कह सकते हैं कि अपने मन की भड़ास वो निकाल सकता है। तो फ्रॉइड ने अपनी इसी मान्यता को कुछ कलाकृतियों का विश्लेषण करके प्रमाणित करने का प्रयास भी किया है, कुछ कलाकृतियों के माध्यम से जनता के सामने रखा है। मनोविश्लेषणवाद का विकास एड्रल और यूंग के अनुसार, फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद संबंधी जो सिद्धांत ने व्यापक जो प्रभाव पैदा किया, लेकिन उनके जीवन काल में उनकी जो मान्यताओं को उन्हीं के शिष्यों के द्वारा चुनौती दे दी। यानी शिष्यों ने, जो शिष्य थे उनके एड्रल और यूंग, उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना। फ्रॉइड ने मन की विभिन्न परतों और सपनों को जो विश्लेषण किया है, उसके महत्व से इनके शिष्य ने इनकार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने काम भावना को अपने सिद्धांत में जो केंद्रित स्थान प्रदान किया। मुख्य जो फ्रॉइड बताने चाहते हैं वो इंसान की काम भावनाएं बताई है और उसको स्थान प्रदान किया। उसे बाद में मनोविश्लेषणवादियों ने यथावत स्वीकार नहीं किया था, बाद में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एडल और यूंग ने कह दिया कि नहीं, काम प्रवृत्ति ऐसी कोई बड़ी प्रवृत्ति नहीं है। उनसे मतभेद रखने वाले एडल और यूंग जो शिष्य थे, प्रमुख हैं, उन्होंने स्वयं फ्रॉइड के साथ काम किया था। फ्रॉइड की तरह इन दोनों ने भी कला और साहित्य के संदर्भ में मनोविश्लेषणवाद पर विचार किया। कला और साहित्य पर मनोविश्लेषणवाद है, उस पर इन्होंने विचार किया था। एल्फ्रेड एड्रल 1870 से 1937 ईस्वी तक हुए थे। फ्रॉइड के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद हो जाने के कारण मनोविश्लेषणवाद से संबंधित विभिन्न वैचारिक उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी अपने विचार रखे उन्होंने। फ्रॉइड जीवन की प्रेरणा शक्ति काम भावना को मानते हैं, यानी जीवन की प्रेरणा शक्ति फ्रॉइड ने किसको माना है? काम भावना को माना है। जबकि एड्रल ने अधिकार भावना को केंद्रित महत्व दिया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एड्रल ने मुख्य प्रेरणा, जीवन की मुख्य प्रेरणा शक्ति किसको माना है? अधिकार भावना को माना है, और फ्रॉइड उन्होंने काम भावना को माना है। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन में तीन चीज़ों का सर्वाधिक महत्व है: समाज, प्रेम और कार्य। एड्रल ने वो मानते हैं कि व्यक्ति को समाज में प्रेम और कार्य करने चाहिए। बाल्यकाल से ही व्यक्ति को इन्हीं तीन चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, यानी ये तीन चीज़ उसको बचपन से ही मिलती हैं और उसी के साथ समायोजन करते हुए वो अपना जीवन निर्वाह वो करता चलता है। मनुष्य संसार में अकेला आता है और बचपन से ही उसे कदम कदम पर दूसरों की मदद भी लेनी पड़ती है, यानी बचपन से ही वो एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ता है, यानी एक सामाजिक प्राणी बनना पड़ता है उसको समाज में रहने के लिए। और उसने कदम कदम पर असहायता महसूस भी होती है, दूसरों के अनुचित व्यवहार से, विपरीत परिस्थितियों से तथा शारीरिक दुर्बलता से। यानी अपन दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे तो अपनी कोई सहायता नहीं करेगा, दूसरा विपरीत अपने परिस्थितियाँ आ जाएंगी तब, और शारीरिक अपन दुर्बल रहेंगे तब। तो वो असहायता की भावना का असर मनुष्य पर कई रूपों में दिखाई देता है। हम विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश तो करता है मनुष्य, या फिर आत्म केंद्रित हो जाता है, या फिर पलायनवादी हो जाता है, यानी जो कार्य करता है उससे मुंह मोड़ लेता है, निष्क्रिय बन जाता है, या फिर समझौता प्रस्त हो जाता है। यानी कई लोग समझौता भी कर लेते हैं, जैसे कि कोई बात नहीं, व्याख्याता नहीं मिली तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के काम निकाल लेंगे। इस प्रकार से वो निष्क्रिय या फिर समझौता प्रस्त भी बन जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है मनुष्य के सामने। एडलर का मानना है कि मनुष्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। अच्छा प्रश्न बनता है, एडलर ने मनुष्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बताई है? तो समाज की। यह मुमकिन ही नहीं है कि मनुष्य समाज से निरपेक्ष होकर के जीवन व्यतीत करे और उसके जीवन से जुड़ी सभी तरह तरह की इच्छाएं, प्रेरणाएं, समस्याएं समाज में सापेक्षित होती हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है एडलर ने कि उसके मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई सभी तरह की इच्छाएं, प्रेरणाएं, समस्याएं समाज में सापेक्षित होती हैं। मनुष्य अपनी जीवन पद्धति का विकास अहम भावना और समुदाय भावना से, दोनों से करता है। यानी अहम भावना होती है मनुष्य में, साथ में समूह की भावना यानी समाज की भावना होना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों में संतुलन और सामंजस्य हो
तो जीवन स्वाभाविक और सहज ढंग से चलता है। यानी ये दोनों चीज़ें होंगी, अहम भावना और समुदाय की भावना यानी सहयोग की भावना, तो मनुष्य उसका जो जीवन है वो बिल्कुल संतुलन से सामंजस्य से जीवन व्यतीत सहज ढंग से चलेगा। अन्यथा कई तरह से न्यूरोटिक या फिर मानसिक बीमारियां होने की संभावना होती है। यानी वो किसी की सहायता नहीं करेगा या किसी की सहायता लेगा नहीं, अहम की भावना रखेगा, ईगो में रहेगा, तो वो पागल हो जाएगा, मानसिक बीमारियां उसके हो ही जाएंगी। ये बात बिल्कुल सत्य लिखी है एडरल ने। एडलर मानव के चरित्र निर्माण में अनेक तत्वों की अहम भूमिका मानते हैं, जैसे शारीरिक गठन, परिवार होता है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी होती हैं, जीवन का लक्ष्य भी हासिल नहीं होता है तो भी इंसान पागल हो जाता है, उनके साधन, इन सभी से मिलकर के मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल अच्छी बात लिखी है। शरीर का गठन भी होता है। कई आदमी क्या होते हैं कि जैसे अपंग होती है तो उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। दूसरा, परिवार या समाज की स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोरियां होती हैं तो मनुष्य परेशान रह जाता है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो आदमी पागल हो जाता है। ये सभी सभी साधन बताए उन्होंने किसके लिए? मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए। और जीवन में सफलता और असफलता भी काफ़ी हद तक इन्हीं पर निर्धारित होती है। एड्रल जीवन में सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हीन ग्रंथि को मानते हैं। बिल्कुल है, ये हीन भावना पैदा हो जाती है इंसान के मन में तो वो इंसान सफल नहीं हो सकता। जैसे अपने दिमाग में ये हो जाए कि यार सिलेबस बहुत बड़ा आ गया, ये हो गया, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो वाकई फेल हो जाएगा, वो बंदा देख लेना चाहिए। ये ग्रंथि इंसान को कभी भी मन में पैदा ही नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, एक मतलब मन में विचार होते हैं ना अपने, जिसमें एक सकारात्मक सोच बोल सकते हैं, एक को नकारात्मक, तो ये हीन भावना नकारात्मक सोच होती है ना, उसकी वजह से ही बढ़ती है अपने मन में, और वो फिर अपने ना उल्टे उल्टे धंधे करने शुरू कर देते हैं। जबकि बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, आराम से दिलो दिमाग से पढ़ना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, होगा तो होगा, देखा जाएगा, सॉलिड होगा, बस दिमाग में होगा होगा यही प्रश्न होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं होगा, नहीं पर प्रश्न चिन्ह लग गया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथि को तो विकसित होने ही नहीं देना, हीनता की ग्रंथि को। इस हीनता की ग्रंथि से मुक्त हुए बिना मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, बिल्कुल संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि वो टूट ही जाता है, उसको मतलब ही नहीं, वो रास्ता ही बदल लेगा, पढ़ाई का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, व्याख्याता की परीक्षा हो ना हो वो उससे पहले ही फेल हो जाएगा, है ना। संघर्ष नहीं कर सकता और अपन को संघर्ष करना है, नहीं वह कामयाबी हासिल कर सकता है। इसी हीन ग्रंथि को वे कला का मूल मानते हैं, यानी कला का मूल इसी हीन ग्रंथि को मानते हैं। अच्छा प्रश्न बनता है कि एडल ने कला का मूल किसे मानते हैं? जो हीनता की ग्रंथि होती है उसको। उनका कहना है कि कलाकार सामाजिक दृष्टि से एक दुर्बल और अनुपयोगी प्राणी होता है। कलाकार जो होता है वो सामाजिक दृष्टि से दुर्बल और अनुपयोगी होता है, नहीं उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो अपनी सामाजिक अनुपयोगिता को वह अनुभूति उसे सदा ही त्रास दिया करती है, यानी दुख दिया करती है, और उनके फलस्वरूप ही वह कला सर्जन में प्रवृत्त होता है। और इस प्रकार समाज में अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने का वो प्रयास करता है कि समाज में मेरी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो। कला इस प्रकार की एक क्षतिपूर्ति है जिसका संबंध हीनता की भावना से होता है। अब कार्ल गुस्ताफ यूंग है, वो भी एडरल के शिष्य मतलब मित्र ही थे, फ्रॉइड के शिष्य। फ्रॉइड की तरह कार्ल गुस्ताफ यूंग 1875 से 1961 तक के चेतन मन की तुलना में अवचेतन मन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी ये मन सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा प्रश्न बनता है कि कार्ल गुस्ताफ यूंग ने सबसे महत्वपूर्ण मन किसको माना है? तो अवचेतन मन को। लेकिन जहाँ फ्रॉइड अवचेतन मन को दमित काम इच्छाओं से जोड़ता है, यानी फ्रॉइड होता है वो अवचेतन मन किसको मानता है? दमित काम इच्छाओं को। वहीं पर यूंग का मानना है कि इसमें वे भी तत्व विद्यमान रहते हैं जो व्यक्ति को निजी अनुभव का हिस्सा भी नहीं बनते हैं, और वे हमारी प्राचीन ऐतिहासिक अनुभव राशि का हिस्सा होते हैं, यानी अपने अनुभव भी होते हैं उसमें। और इन्हीं यूंग ने नस्लीय या फिर प्रजातीय स्मृति कहा है। उनका यह मानना है कि अवचेतन मन के दो भाग होते हैं, व्यक्तिक अवचेतन मन तथा सामूहिक अवचेतन मन। एक तो एक व्यक्ति का मन होता है अवचेतन, एक समूह के रूप में भी इच्छाएं होती हैं वो होता है। सामूहिक अवचेतन मन व्यक्तिक अवचेतन मन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामूहिक अवचेतन मन है वो व्यक्तिक अवचेतन मन है उससे ज़्यादा अच्छा माना है, अच्छा महत्वपूर्ण माना है उसको। इसी सामूहिक अवचेतन मन में ही आदमी प्रजातीय मिथ्य की स्मृतियाँ अवस्थित रहती हैं, यानी सामूहिक होता है ना उसमें सारी अपनी याददाश्त पुरानी पड़ी रहती हैं, और उनकी प्रवृत्ति अपने मूल रूप से विश्वव्यापी सामूहिक पुरातत्व तथा निर्व्यक्तिक हुआ करती हैं वो। ठीक है, विश्वव्यापी होते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं, समूह में की गई सामूहिक होती हैं, और पुरातन मतलब प्राचीन होती हैं, निर्व्यक्तिक होती हैं। यूं कला सर्जन को व्यक्तिक और सामूहिक अवचेतन मन दोनों से जोड़ करके देखते हैं। वे कला के मूल में एक प्रकार का द्वंद्व स्वीकार करते हैं जो एक स्तर पर उनके अपने व्यक्तिक आकांक्षाओं की तुलना में उनके लिए प्रेरित करता है। अच्छी बात लिखी है यूंग ने, समझिएगा
कि युंग कला का जो सर्जन है उसको व्यक्तिक और सामूहिक अवचेतन मन दोनों को जोड़ करके देखते हैं। कला के मूल में एक प्रकार का द्वंद्व स्वीकार भी करते हैं कि कला में एक द्वंद्व भी होता है जो एक स्तर पर उनसे अपनी व्यक्तिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, व्यक्तिक आकांक्षाओं की तुष्टि के लिए उत्प्रेरित करता है। वहीं पर दूसरे स्तर पर वह क्या है कि समस्त मानवता की अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु सर्जन के लिए भी उसको ललकारता रहता है कि सामूहिकता भी उसमें होनी चाहिए। इसी द्वंद्व के फलस्वरूप क्या हुआ कि वह जो कुछ भी रचता है, यानी ये जो दोनों द्वंद्व चलते हैं व्यक्तिक और सामूहिक के, उसमें वो जो कुछ भी लिखता है उसमें प्राय उनकी व्यक्तिक आकांक्षाएं अपेक्षित रह जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के रूप में वह सदा ही पीड़ित और दुखी रहता है, यानी अकेला व्यक्ति है ना, अपने मन से इच्छाओं से वो दुखी परेशान रहता है। यूं कला के संदर्भ में सामूहिक अवचेतन की बात करते हैं जिसका संबंध सभी से है। यह सामूहिक अवचेतन ही कलाकार को एक ऐसी उद्दाम सर्जन प्रेरणा से परिचालित कराता है जो कलाकार व्यक्ति के मन की आकांक्षाओं का प्रतिरूप संपूर्ण प्राणी मात्र के आकांक्षाओं की को तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से उन्होंने कलाकार के रूप में किसको माना है कि एक कलाकार जो होता है वह कला के संदर्भ में सामूहिक अवचेतन को अधिक बातें करते हैं, उसका ज़्यादा संबंध बताते हैं। और सामूहिक जो अवचेतन है वही कलाकार को एक उद्यम सर्जन प्रेरणा से परिचालित कराता है, यानी अच्छी रचना लिखने के लिए प्रेरित करता है। और कलाकार का जो व्यक्तिक मन होता है उसकी जो आकांक्षाएं होती है उसके प्रतिरूप संपूर्ण प्राणी मात्र की आकांक्षाओं की वह तृप्ति प्रदान करता है। अब देखिए मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में क्या योगदान है। मनोविश्लेषणवाद के इस तीनों प्रमुख सिद्धांतों ने कला पर इनके प्रभाव की विवेचना की है। स्वयं फ्रॉइड ने लियोनार्दो दा विंची की एक कलाकृति, ये एक मतलब पाश्चात्य साहित्यकार हैं, लियोनार्दो दा विंची की कलाकृतियों को और दोस्तोयेव्स्की उनके रचनाओं में के विश्लेषण के द्वारा मनोविश्लेषण संबंधी अपनी अवधारणाओं को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। ये दो विदेशी विद्वान हैं। फ्रॉइड की इन कोशिशों का असर स्वयं कलाकार और साहित्यकारों पर भी जल्दी ही दिखाई देने लग गया था। यानी फ्रॉइड ने कोशिश की थी तो कई कलाकारों पर वो असर दिखाई देने लग गया। मनोविश्लेषण के प्रभाव का नतीजा ये हुआ कि लेखकों ने अपनी रचनाओं में वस्तु जगत की जटिलताओं का चित्रण करने तक अपने को सीमित न रखते हुए मनुष्य के मन में चलने वाले जो द्वंद्व का चित्रण है वो भी चित्रित करने पर भी जोर देना शुरू कर दिया। यानी अपने मन के लिए बल्कि दूसरे के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है उसका भी चित्रण शुरू कर दिया। और इसके साथ ही यौन संबंधी उन वर्जित क्षेत्रों को के चित्रण की भी और भी लेखक और कलाकार उन्मुख हो गए हैं। यानी वर्जित जो क्षेत्र था उस पर भी उन्होंने लिखा है, जैसे नैतिकवादी है, पवित्रतावादी है। उस प्रभाव के कारण चरित्र चित्रित करने से पहले बचते थे, यानी पहले नैतिकवाद पर नहीं लिखते, पवित्रतावाद पर नहीं लिखते थे, यौन संबंधी पर थे उस पर नहीं लिखते थे, फिर लिखने लगे। कलाकार की सर्जन प्रक्रिया की भी मनोविश्लेषणवादी व्याख्याएं दी गई हैं। यह माना जाने लगा है कि सर्जन के दौरान लेखक कलाकार का केवल चेतन मन ही सक्रिय नहीं रहता है, अवचेतन मन भी सक्रिय रहता है। यानी लेखक और कलाकार जो होता है वो लेखन के दौरान उसका चेतन मन ही सक्रिय नहीं रहता बल्कि अवचेतन मन भी सक्रिय रहता है। वह बहुत कुछ ऐसा ही लिख डालता है जो पहले से ही उनकी योजना में नहीं होता है। यानी वो बहुत कुछ ऐसा लिखता है लेखक जो पहले उसके मन में नहीं होता है, जबकि उसके अचेतन मन में होता है। वो जो लिखने के दौरान चेतन मन में आकर के रचना का हिस्सा बन जाता है। यानी वो लिखता है ना, उस समय उसके वो बातें वो सारी चेतन मन में आ जाती हैं और वो लिखने का हिस्सा बन जाती हैं। मुक्तिबोध थे ना अपने गजानन बागु मुक्तिबोध, उन्होंने उनकी रचना प्रक्रिया के संदर्भ में जिस फेटेंसी की बात कही गई है उसका संबंध कुछ हद तक अवचेतन मन से ही है। उसी प्रकार कथा साहित्य में चित्रण के अंतर्मन के द्वंद्वों का खास जगह दी जाने लगी। यानी चरित्र चित्रण के मन में जो अंतर्मन में जो द्वंद्व चलता है ना उसको खास जगह दे दी है। चेतना के उन्मुख प्रवाह के द्वारा मन की जटिलताओं को समझाने का प्रयास है वो भी किया गया है। मनोविश्लेषण के प्रभाव की चर्चा हिंदी में तीसरे दशक में होने लगी है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि मनोविश्लेषणवाद की चर्चा हिंदी में कब होने लगी है? तीसरे दशक में। प्रेमचंद के बाद में जो पीढ़ी आई थी लेखकों की, जिनमें जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञेय हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, ये तीनों ही मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं, सभी जानते हैं। साहित्य को मनोविज्ञान की का कथा साहित्य कहा जाने लगा। यानी साहित्य जो था उसको मनोविज्ञान धारा का कथा साहित्य कहा जाने लगा। ये मान लिया गया है कि इनके लेखन पर फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का प्रभाव था और इनकी कई कृतियों में, जैसे मसलन जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास है, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी उपन्यास है,
इन दोनों उपन्यासों पे आप लोग मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव देख सकते हो, क्योंकि ये जो अगे है ना, अगे ये तो मनोविश्लेषणवाद में बहुत हद तक सहमत थे। मूल रूप से जैनेंद्र का सुनीता उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास अगर आपको जीवन में पढ़ने का मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। ये मूल रूप से वैसे अगे की आत्मकथा ही है। उत्थान और संघर्ष 2 भाग हैं इसके, पढ़ना। विवेचना मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का आधार पर इसकी की गई है। जैनेंद्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है, जैनेंद्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन के नाम से डॉक्टर देवराज ने जो कार्य किया उसका प्रभाव हिंदी आलोचना और शोध दोनों में काफ़ी दूर तक पड़ा है। वास्तव में जो देवराज हैं उन्होंने जैनेंद्र के उपन्यासों का अध्ययन किया है। और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद और काव्य की अन्य जो प्रवृत्तियों की विवेचना में मनोवैज्ञानिक पद्धति का ही उपयोग किया है। हिंदी में जैनेंद्र अगे इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा कोई गंभीर अध्ययन सामने नहीं आया है जिसमें उनके लेखन का गहन मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के आधार पर विवेचन किया गया हो। इसी तरह हिंदी में जहाँ भी लेखकों के मन में ऊहापोह और अंतर्मन का जो चित्रण किया गया है, यह मान लिया गया है कि फ्रॉइड का प्रभाव ही का ही ये नतीजा है, यानी फ्रॉइड का प्रभाव है वो ही, यानी यौन संबंधी इन्होंने लिखा है तो अनायास ही लोगों ने क्या किया है कि ये फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। और इसी तरह यहाँ भी यौन या फिर जीवन या फिर यौन संबंधों का चित्रण किंचित भी परंपरा से भिन्न रूप से नहीं किया गया है। यानी सुनीता उपन्यास में खुल करके चित्रण किया है जैनेंद्र ने, और शेखर एक जीवनी है वो भी पढ़ना, उसमें भी खुल करके चित्रण किया है। तो उसे भी फ्रॉइड का प्रभाव का ही नतीजा मान लिया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत असर मनोविश्लेषणवाद का जरूर दिखाई देता है, लेकिन किसी रचना को विवेचना मनोविश्लेषणवाद की केस स्ट्री की तरह करना सही नहीं है। मनोविश्लेषण के सामान्य प्रभाव की दृष्टि से ही साहित्य का विश्लेषण करने में कोई दोष नहीं है, और यदि उसमें उक्त साहित्य या फिर साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिल सके। ये है मित्रों मनोविश्लेषणवाद। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात तो है नहीं। यूंग के विचार जान लेने हैं, एड्रल के जान लेने हैं, फ्रॉइड के जान लेने हैं, और अपने जो साहित्यकार हैं अगे जैनेंद्र और इलाचंद्र जोशी उनके बारे में जान लेना है। तो आशा करता हूँ आपको आराम से बात समझ में आई होगी। एक बार ध्यान से वीडियो सुनिए, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, और फिर आपको मतलब 1-2-3 बार आप इसका रिवीजन करोगे तो ये बात आपको आराम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अपने साइकोलॉजी में ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है ना। उस हिसाब से जैसे जैसे प्रश्न बनने की जो यहाँ पर आशा थी, मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है कि ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, और अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।